पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी बहुमूल्य जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के इस कार्यक्रम में। भिंडी की फसल में कीट एवं रोग नियंत्रण। सोलर पावर पंप पर जानकारी। सब्जी वर्गीय फसलों में भिंडी की खेती हमारे किसान भाई वर्ष भर करते हैं, लेकिन इस फसल में कई तरह के कीट एवं रोगों का प्रकोप होता है और इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपकी जानकारी के लिए लाए हैं भिंडी की फसल में लगने वाले विभिन्न कीट एवं रोग के कारण लक्षण एवं नियंत्रण के बारे में, ताकि किसान सही समय पर इन कीट एवं रोगों की पहचान कर इनका प्रबंधन कर सकें। इस बारे में जानकारी के लिए देखिए अन्नदाता का ये विशेष अंक। किसान भाइयों, जायद फसल के रूप में आपने यदि सब्जियों की प्रमुख फसल भिंडी की बुआई की है, तो आप इस फसल से गुणवत्ता युक्त उपज प्राप्त करने के लिए अभी से सचेत होकर रोग कीटों के प्रबंधन के लिए उचित समय पर तैयार रहें। यदि फसल पर किसी प्रकार के रोग कीटों का प्रकोप हो गया हो, तो 20 से लेकर 50% तक उपज प्रभावित हो सकती है। तो सर्वप्रथम बात करें रोगों की, तो पीत शिरा रोग भिंडी का एक मुख्य रोग है। इसमें पत्तियों की शिराएं पीली पड़ जाती हैं। क्योंकि इस रोग का प्रभाव प्राय वर्षा ऋतु वाली भिंडी की फसल में अधिक देखा जाता है, फिर भी इसका प्रकोप इस समय कहीं कहीं देखा जा सकता है। किसान भाइयों, क्योंकि इस रोग का प्रभाव हो जाने पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, इसलिए अपनी फसल में निरीक्षण करके देख ले कि कहीं भिंडी की पत्तियों पर ऐसे रोग के लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। यदि दिखाई दे तो तुरंत पूरे पौधे को उखाड़कर मिट्टी में दबा दें या जला दें, क्योंकि इस रोग का प्रसारण सफेद मक्खी द्वारा होता है। इसलिए यदि इस कीट का प्रकोप फसल पर नहीं होगा, तो पीत शिरा मोज़ेक रोग के आने की संभावना काफी कम रहेगी। इसलिए अपनी फसल को पहले तो खरपतवार मुक्त रखें और इस कीट के नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट की 1 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें, जिससे सफेद मक्खी का नियंत्रण हो सके और आपकी फसल मोज़ेक रोग से मुक्त रहे। कीटों की यदि बात करें तो हरा फुदका कीट का प्रकोप अधिक देखा जाता है। यह पत्तियों की निचली सतह पर अधिक संख्या में देखा जा सकता है। इसके प्रभाव से पत्तियां पहले पीली पड़ती है और सिकुड़कर मुड़ने लगती है और धीरे धीरे सूखकर गिरने लगती है। इनके प्रबंधन की यदि बात करें तो यदि आपकी फसल खरपतवार मुक्त है तो इसका प्रकोप काफी कम होता है। यदि फिर भी इस कीट का प्रकोप हो गया है तो इमिडाक्लोप्रिड की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने से इस कीट पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। किसान भाइयों, सफेद मक्खी एवं हरा फुदका कीट के नियंत्रण के लिए आप नीम आधारित उत्पादों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि सस्ता होने के साथ पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। यदि आप नीम आधारित उत्पाद घर पर ही तैयार करना चाहते हैं तो नीम का बीज एकत्रित करके उसका छिलका हटा लें और सुखाकर 1 किलोग्राम बीज को पीसकर धूल के रूप में बदल लेते हैं
और इस धूल को 20 लीटर पानी में डालते हैं और रात भर भिगोने के बाद सुबह पतले कपड़े से छाने। उसके पश्चात घोल में 20 ग्राम कपड़ा धोने वाले साबुन का घोल मिलाकर आवश्यकता अनुसार 2 बार छिड़काव करें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं भिंडी की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट तना एवं फल छेदक कीट के प्रबंधन की। तो आइए पहले जानते हैं कि यह फसल को क्षति किस प्रकार से पहुंचाता है। यह कीट पहले नई शाखाओं को प्रभावित करता है, उसके बाद फल में प्रवेश करके फल को प्रभावित करता है। इससे प्रभावित फल टेढ़ा दिखाई देता है, जिसकी बाजार में अच्छी मांग नहीं रहती है। इसलिए किसान भाइयों, इस कीट का नियंत्रण उचित समय पर नितांत आवश्यक है। यदि जैविक नियंत्रण की बात करें तो फल लगते समय अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा 50,000 प्रति हेक्टेयर को साप्ताहिक अंतराल पर छोड़ने से फल भेदक कीट पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यदि ट्राइकोग्रामा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो 30 ग्राम नीमगिरी के चूर्ण का प्रति लीटर पानी के घोल में छिड़काव करके भी इस कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, फसल में इस कीट का यदि प्रकोप अधिक देखा जा रहा है तो ऐसी दशा में रसायन के रूप में 1 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से क्यूनाल फास का 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करने से इस कीट की क्षति से बचा जा सकता है। किसान भाइयों, इस प्रकार भिंडी की फसल में लगने वाले इन प्रमुख रोग एवं कीटों का नियंत्रण करके जायद में अपनी फसल से आशातीत उपज हमारे प्रदेश में सिंचाई के लिए किसानों के सामने बिजली की विकट समस्या है। ऐसे में सूर्य की असीम ऊर्जा का प्रयोग कर सोलर पंप के माध्यम से सिंचाई करना सरल एवं सस्ता विकल्प है। लेकिन ये सोलर ऊर्जा है क्या, इस इकाई को कैसे लगाया जाए, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक प्रगतिशील किसान पशुपति सिंह राठौर। टाइप्स के पंप्स हैं, हेड्स हैं डिफरेंट। जो फर्स्ट एंड जो फॉरमोस्ट है उसमें 25 मीटर हेड का पंप है जो कि पानी लिफ्ट करेगा एटलीस्ट कम से कम 100 फीट तक, वो पानी को डिस्चार्ज दे देगा। 2.5 इंच का उसके अंदर पंप आ रहा है अभी, और 3000 वॉट का पैनल है और 3 HP की मोटर चल रही है उसके अंदर। और जो ये पीछ लगा हुआ है ये 2.5 इंच डिलीवरी का पंप है। डिस्चार्ज सबसे ज़्यादा इसी का 20 से 25,000 लीटर डिस्चार्ज इस पंप का है। और जो सेकंड पंप आ रहा है वो है 50 मीटर हेड का है, उसमें 2 इंच की डिलीवरी मिलेगी। पैनल वोल्टेज वगैरह सबका सेम है, 3000 वॉट के ही पैनल आ रहे हैं और डिलीवरी जो है वो 2 इंच की है उसमें सिर्फ, पर डिस्चार्ज जो आएगा वो 13 से 14,000 लीटर 1 घंटे का आएगा उसका। और मॉर्निंग टू इवनिंग इसका वर्किंग आवर्स है, सुबह 9 बजे के आसपास चालू होगा और 5 बजे तक वर्किंग रहेगा इसका ईयर अराउंड। और जो लास्ट जो पंप है सबसे जो डेप्थ उसकी ज़्यादा है 75 मीटर है, उसकी वर्किंग 312 फीट तक वो वर्किंग करेगा। और जो डिलीवरी है उसकी 1.5 इंच की डिलीवरी मिलेगी उसके अंदर। बेनिफिट्स तो ये हैं कि जब किसान को चाहिए कि मेरे को अभी पानी चलाना है डे टाइम के अंदर, तो जिस टाइम वो स्विच ऑन करेगा उसको पानी मिलेगा। इसमें मेंटेनेंस 0 रुपीज़ है, क्योंकि मेंटेनेंस इसमें कुछ है नहीं। डायरेक्ट जैसे ही सन निकला और इसका पंप चालू हो जाता है और मॉर्निंग टू इवनिंग इसको आपको बंद चालू करने का ज़रूरत नहीं है और पूरा डे टाइम चलेगा ये कंटिन्यूस। एक चीज़ और है इसके अंदर के जो वोल्टेज लॉस का प्रॉब्लम है, या जो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी पंप्स जो हैं, जितने भी जो AC पंप्स हैं, AC पंप्स में क्या होता है कि लाइट अगर 350 वॉट अगर पूरा नहीं मिल रहा उसको, तो पंप जो है बंद हो जाएगा या फिर उसमें पंप ऑन नहीं होगा, और ऑन हो भी गया तो मोटर जल जाएगी। इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। इसमें 10-15 वॉट भी अगर इसको पंप को मिलेगा तो पंप राउंड लेगा और पंप जलेगा नहीं। और वोल्टेज पूरा जैसे इवनिंग हुआ और वोल्टेज खत्म हो गया तो पंप जो है कंटिन्यूसली अर्ली मॉर्निंग जो है वापस नेक्स्ट डे चालू हो जाएगा, जबकि पंप जलेगा नहीं। DC पंप की यही खासियत है। इलेक्ट्रिसिटी जो बिल्स वगैरह का जो है वो 0 खर्चा है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो हमने ले रखे हैं यहाँ पे या लोगों ने लगाए हैं तो उनको जो है कम से कम 5,000 से लगा के 15,000 तक के बिजली के बिल आते हैं, जबकि इसमें कोई बिल वगैरह का झंझट नहीं है। आपके एक बार लगा लिया तो 15-20 साल तक आपको कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला। अभी ये पंप ऑफ सिस्टम है, इसको ऑन करेंगे तो ऑन होते ही जो है सिस्टम ऑन की लाइट जल जाएगी। नेक्स्ट जो है पंप ऑन की लाइट जल जाएगी अगर पानी बाहर आना चालू हो गया, ठीक है। अगर ओवरलोड है पंप तो इसमें ये ओवरलोड की लाइट जो है वो रेड लाइट ब्लिंक हो जाएगी। नेक्स्ट जो है वाटर सोर्स है कि अगर पानी पंप से नीचे चला गया, सूख गया है पानी, तो आपका जो है ये रेड लाइट इसमें ब्लिंक हो जाएगी कि आप पंप बंद कर दो। और अगर टैंक फुल है, पूरा टैंक फुल हो गया आपका, तो उस टाइम ये ऑटोमेटिकली पंप चालू हो जाएगा अपने आप वापस आपके।
और अगर बैटरी लो हो गई, जो इसमें ऑटो ट्रैकर लगा हुआ है यहाँ पे, इस ऑटो ट्रैकर की जो लाइट है पूरा चला गया तो ये मूवमेंट करेगा नहीं अगर बैटरी चली गई तो उसके लिए जो है यहाँ पे ये बैटरी लो शो कर देगा आपको। सोलर जो ऑटो ट्रैकर है इसका, ये इवनिंग में करीब जिस टाइम सनसेट होगा उस टाइम में इसकी जो प्लेट से वापस आपके इस साइड के अंदर डायरेक्शन कर लेगी ऑटोमेटिकली, पूरा रिवॉल्व होके ये इस तरफ आ जाएगा। और अर्ली मॉर्निंग में जब ये चालू होगा तो एवरी 15 मिनट्स के अंदर इसका मूवमेंट होता रहेगा और इवनिंग में आपको वापस जो है सन जहाँ सेट होगा वहाँ पे आके ये रुक जाएगा और इसको हिलाने की जरूरत नहीं है, ऑटो ट्रैक है। एवरी 15 मिनट में इसका मूवमेंट आएगा जिससे कि आपको पानी की फ्लुएंसी ज़्यादा बेटर मिलेगी। अच्छा रहेगा कि ये सोलर पंप लगवाएं, उससे उनको बेनिफिट, जो मेन बेनिफिट है वो मिलेगा कि एक तो लाइट का जो टाइम है वो जैसे इवनिंग मॉर्निंग उनके 6 आवर्स की लाइट मिलती है, इसमें उनको मिलेगी एटलीस्ट 10 आवर्स का पानी मिलेगा, जिससे कि 4 घंटे की जो खेती है वो किसानों को ज़्यादा हो रही है। उसके अलावा जो फार्मर्स हैं जिनके टैंक बने हुए हैं, डिग्गियाँ वगैरह है, तो उनको 2.5 इंची का डिलीवरी का पानी मिल रहा है। जो टैंक बना हमारे पीछे भी हमने भी बनवा रखा है यहाँ पे, तो ये टैंक है उसके लिए उनके लिए बेस्ट है कि जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिल पाएगा दिन भर में। जब यूज़ करना है इस सिस्टम को तो ड्रिप इरीगेशन के लिए बेस्ट है इसमें, क्योंकि 2 से 2.5 kg का ड्रिप इरीगेशन में आपको जो है डिस्चार्ज मिल जाएगा इजीली, जिससे कि आपको फ्लुएंटली चलेगा, जिससे कि आप एवरी 4 डेज के अंदर इसको ड्रिप को इरिगेशन जो है पानी फसल को दे सकते हैं। किसान भाई, क्या सोलर ऊर्जा इकाई लगाना वास्तव में फायदेमंद है? इस बारे में जानकारी हेतु मिलते हैं एक प्रगतिशील किसान श्रवण सिंह राठौर से। मेरे फार्म पे ये सौर ऊर्जा का प्लांट लगा रखा है। सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि सुबह 8 बजे चालू हो जाता है और शाम को करीब 5 बजे तक आराम से चलता है। इसकी जो पंप है वो 3 हॉर्स पावर का है और 20 मीटर का हेड की मोटर है। ये हमारे टैंक के ऊपर लगी हुई है, वाटर स्टोरेज टैंक है उसके ऊपर। इससे मतलब 5 हॉर्स पावर की जो बिजली की मोटर उसके बराबर इसका पानी का डिस्चार्ज हो जाता है। तो इससे हमारे ड्रिप चलाने में, फव्वारे चलाने में ज़बरदस्त सुविधा हुई है। दिन भर में बिजली कटौती होती है लेकिन इसमें कोई कटौती है ही नहीं, जीरो मेंटेनेंस है। कोई मतलब इसमें मेंटेनेंस वगैरह अभी तक 1 पैसे का भी खर्चा नहीं आया। इसको लगाया हुए भी 1 साल से ज़्यादा हो गया है। कोई मेंटेनेंस, बढ़िया काम है इसका। सबसे बढ़िया अगर ध्यान है साइंस की तो यही है काश्तकारों की सौर ऊर्जा से। बड़ा तो फायदा क्या होगा इसमें, न तो कनेक्शन लेने की जरूरत है, न कोई ट्रांसफार्मर की जरूरत है, न कोई फ्यूज उड़ते हैं, कुछ भी होता नहीं है। कॉस्टिंग हमारी इसके ऊपर 65,000 रुपये लगे हमको। 86.5% इसकी सब्सिडी है, उसके हिसाब से इतने ही लगे हमारे। तो बाकी तो सरकार ने दिए पूरे पैसे। सबसे पहला प्लांट ही मैंने ही लगाया था यहाँ पे हमारा रायपुर पंचायत समिति में। तो इसके बाद में खूब किसान आए, खूब ने फॉर्म भी भरे, काफी के कनेक्शन भी हुए। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बनी रहिए हमारे साथ। एक्वेरियम में रंगीन मछली पालन की तकनीक। जोहार झारखंड में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आज के समय एक्वेरियम में रंगीन मछलियों का पालन एक अच्छे व्यवसाय के रूप में चल चुका है। इससे बेरोजगार जुड़कर अच्छा लाभ कमा सकते हैं, परंतु एक्वेरियम में कौन कौन सी रंगीन मछलियों को रखें, वह इन्हें कहां से खरीदें तथा इनकी देखरेख एवं प्रबंधन कैसे करें, इस विषय में संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया तिरहुत मत्स्य महाविद्यालय ढोली मुजफ्फरपुर के डॉक्टर इकबाल अहमद से। तो हम आज बताना चाहते हैं अलंकारी मछलियों के बारे में। वो मछलियाँ जो देखने में खूबसूरत होती है, कलरफुल होती है, छोटी होती है, जिसका डिमांड पूरे मुल्क के पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा हो गया है और ये बहुत आसानी से इसका उत्पादन किया जा सकता है। जैसे कि बहुत सारी मछलियां हैं, जैसे गप्पी है, सोट टेल है, ये सब मछलियां जो है बच्चा देती है। सिर्फ यही है कि ये अपने बच्चे को खा जाती है। तो इसको अगर बचाया जाए कि मछलियां बच्चा देने के बाद हम उसको अलग कर लें तो आसानी से हर हफ्ते एक मछली से 8-10 छोटे छोटे बच्चों को कलेक्ट किया जा सकता है। इस तरह पूरे महीने में अगर कोई आदमी 50 मछलियों का बिजनेस करे तो इससे करीब करीब 400
छोटी छोटी मछलियाँ का उत्पादन हो सकता है। ये बहुत छोटे पैमाने पर बता रहे हैं। और एक मछली की कीमत कम से कम 5 रुपया है, यानी कि 2000 रुपया सिर्फ इतने मछलियों को रखने से कमाया जा सकता है। ये आजकल हॉट केक कहलाती है। जैसे ही मार्केट में ले जाइएगा, इसका खरीदने वाले कई लोग हैं। जैसे पटना के मछोटोली में पहले एक दुकान था, अभी बढ़ के 16-17 दुकान है जहाँ पे इसका बिजनेस होता है। ये लोगों को बिहार से कोई भी मछली नहीं मिलती है। ये सब लोग कलकत्ता से या फिर चेन्नई से लेके आते हैं और यहाँ के मार्केट में बेचते हैं। तो अगर हमारे किसान भाई इन मछलियों को कलेक्ट करके छोटे छोटे में रख कर पालें और इसका बच्चा को बनाएं, तो बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इसको हम लोग एक्वेरियम में सजावटी मछली के तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक्वेरियम रखने का रिवाज इंडिया में भी और ख़ास करके बिहार में, पटना में, कलकत्ता में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अगर शुरू में 2-4 एक्वेरियम से शुरू करें तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं। और इसके लिए, इस बिज़नेस के लिए ज़्यादा ज़मीन की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो जो किसान भाई जिनके पास जगह की कमी है या वरांडा है या घर के आसपास जो खाली जगह है, उन जगहों में इसका बिज़नेस कर सकते हैं। इन मछलियों को रखने के लिए कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि इसमें ये मछलियाँ लाइव ज्वेल्स है, इसलिए लाइव फीड खाती है। जैसे फाइटोप्लैंक्टन हुआ, जूप्लैंक्टन, छोटा छोटा जो वर्म्स होता है पानी में पाया जाता है, पॉन्ड के बॉटम के मड में पाया जाता है। तो उन वर्म को खिलाने पर मछलियों की चमक ज़्यादा होती है, मछलियों का चमक कलर ज़्यादा होता है। इसलिए हम इस तरह का भोजन का इस्तेमाल करते हैं। और वैसे एक्वेरियम को पालने के दौरान आप सरसों की खल्ली या फिर चोकर और इसमें मिला करके दिया जाता है, जो एडिशनल फूड है। लेकिन मेन प्राकृतिक भोजन ही इसको देना चाहिए, और जो कि मार्केट में भी अवेलेबल है। जितने सीवेज नाली है उसमें एक वर्म्स होता है जिसको ट्यूबी फिश कहते हैं, उसको छान करके रखा जाए और उसका कल्चर किया जाए वर्म्स का, जो कल्चर करना बहुत आसान है। और चेरा को, जो अर्थवर्म है, चेरा जो पाया जाता है, छोटे छोटे हिस्सों में काट करके इसको खिलाने से काफ़ी जल्दी मैच्योर करती है। कलर्ड मछलियों को लाइव फीड खिलाया जाए और हर 8-10 दिन 15 दिन पर वो बच्चा देगी, तो करीब 1 महीने में 4 बार आप उससे बच्चा कलेक्ट कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। ग्राम पिंडारा, जिला समस्तीपुर के कृषक अनूप, आप अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से चूहों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अनूप जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। तो किसान भाइयों, इस समय चूहा नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। और चूहा नियंत्रण करने के लिए आपको सबसे पहले खेत में जाकर के ये देखना है कि कितने तरह से, कितने प्रकार के या कितनी संख्या में बिल खेत के अंदर बने हुए हैं। यानी कई बार एक चूहा 2 से लेकर के 40 से अधिक एक ही बिल के अलग अलग मुंह बना देता है, ताकि वह किसी प्रकार से बच करके निकल सके। तो किसान भाइयों, आपको यह ध्यान रखना है कि सायंकाल के समय जाएं और जो खुले हुए बिल हैं उन बिलों को आप मिट्टी से बंद कर दें। और अगले दिन सुबह आप ये देखें कि कितने बिल उसके अंदर से खुले हुए हैं, तो उससे आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि खेत के अंदर कितने चूहे कितनी संख्या के अंदर हैं। अब आप अगर दवाई से चूहों को ख़त्म करना है अथवा चूहों को अगर आपको मारना नहीं है, तो कुछ परंपरागत तरीके हैं जिनमें आप गाजर के कुछ टुकड़े करके, जो मुंह खुले हुए हैं जिन बिलों के, उनके आगे गाजर के टुकड़ों को डाल दें। तो चूहे अगर इनको खाएंगे तो दांतों में गाजर के फंसने की वजह से वह फसल को कम नुकसान कर पाएंगे, अधिक नुकसान उसमें नहीं कर पाएंगे।
दूसरा, अगर आप चाहें तो पिंजरे के अंदर एक चूहे को पकड़ लें और उसके ऊपर लाल सिंदूर लगा करके अगर उसको छोड़ दें तो उससे भी बाकी चूहों के अंदर डर फैल जाता है। तीसरा, आप चूहों को मारने के लिए पीपों के अंदर, जो खाली पीपे हैं उनके अंदर पानी भर लें और उनको ज़मीन के अंदर गाड़ देवें और पीपे में आधा पानी भरें और उसके मुंह को, जो पीपे का मुंह है उसको खुला रखें। कई बार चूहा इस भ्रम में कि ये बिल का छेद है, पीपे के अंदर गिर जाएगा और पानी के अंदर डूब करके उसकी मृत्यु हो जाएगी, बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये तो कुछ परंपरागत तरीके हैं, लेकिन किसान भाई अगर चाहें तो कि चूहों को संपूर्ण रूप से सामूहिक अभियान चला करके भी ख़त्म कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जो खुले हुए मुंह हैं जो बिलों के, उनके आगे शुरुआती दिनों में आपको कम से कम 3 दिन तक आटा, गुड़ और तेल तीनों को मिला करके गोलियां बनानी है और उन गोलियों को आपको चूहों को बिलों के आगे 8-8, 10-10 गोलियों को हर बिल के आगे रखना है। तो चूहे पहले दिन थोड़ा झिझकेंगे, उनको खाएंगे नहीं, लेकिन धीरे धीरे उनको क्योंकि उसमें जहर नहीं है, खाने की आदत पड़ जाएगी। और यह क्रम आप 2 या 3 दिन तक लगातार चलाते रहें। रोज़ उसी स्थान पर ले जाकर फिर से उन गोलियों को रखें, बिना जहर की जो गोलियां हैं उनको खाने से चूहे अभ्यस्त हो जाएंगे। और चौथे दिन आप उसके अंदर जो आटा और आपने तेल और गुड़ जो बना रखा था मिश्रण, उसके अंदर जिंक फॉस्फाइड 1 किलो के अंदर 20 ग्राम दवा को मिला करके और उससे काले रंग की जो गोलियां बनेंगी, जहर की गोलियां, उन गोलियों को ले जा करके आप चूहों के बिलों के आगे रखें। और पहले की अगर कोई बची हुई मीठी गोलियां अगर बची हुई हैं उनको वहाँ से हटा लें और जहरीली गोलियां वहाँ पर गिन करके रखें। अगले दिन चूहे अभ्यस्त रूप से आएंगे और उन गोलियों को खा करके तुरंत उनके ऊपर जहर का असर होगा और वह तुरंत पानी की खोज में इधर से उधर दौड़ेंगे। तो खेत के आसपास कहीं पर पानी कहीं उनको मिलना नहीं चाहिए। अगर पानी पी लेता है चूहा इस जहर को खाने के बाद में तो उसके बचने की संभावना रहती है। तो कहीं भी खेत के आसपास में पानी इकट्ठा नहीं रहना चाहिए। किसान भाइयों, इस प्रकार से आप चूहों को मार तो लेंगे, लेकिन अगले दिन आपको इन मरे हुए चूहों को, जो कि जहरीले हो चुके हैं, इनको खेत से इकट्ठा करके आपको कहीं खड्डे में दबाना है। नहीं कोई भी पालतू पशु अथवा कोई भी जंगली जानवर या कौवे, कुत्ते वगैरह कोई भी अगर इनको चूहों को खाएगा तो जहर के असर से उनकी भी मृत्यु हो सकती है। तो आप इनको इकट्ठा करके ज़मीन में गाड़ देवें। ख़ास तौर से इस समय मैं आप सभी किसान भाइयों को ये निवेदन करना चाहूँगा, ये सलाह देना चाहूँगा कि चूहा नियंत्रण को आप सामूहिक अभियान के रूप में चलाएं। ऐसा नहीं हो कि एक किसान केवल एक खेत में ये अभियान कर ले। आसपास में जुड़े हुए जितने भी खेत हैं वो सभी किसान इस प्रकार से मिलकर के सामूहिक रूप से चूहा नियंत्रण करें, जिससे आपकी गेहूं की प्रमुख फसल सुरक्षित रहेगी और साथ ही आपको अच्छा उत्पादन और अच्छा मुनाफा इससे मिलेगा। जिला जमशेदपुर के कृषक अखिलेश, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पशुओं के नवजात बच्चों में नाभि संक्रमण से बचाव एवं उसके निदान पर जानकारी चाहते हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। गाय के बच्चे के नाभि में कभी कभी कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको हम लोग साइंस के भाषा में, साइंटिफिक भाषा में, मेडिकल साइंस में नेवल ईल कहते हैं। ये बीमारी खास करके नवजात बच्चों में होती है, जिसकी उम्र 1 सप्ताह और 10 दिन के अंदर की होती है। बड़े जानवरों में कम होता है। जो बच्चे 2 सप्ताह 1 सप्ताह के भीतर के हैं उसमें होने की संभावना ज़्यादा रहता है। कभी कभी क्या होता है कि संक्रमण इसी अम्बिलिकल कॉर्ड से उसके नाभि में चला जाता है। जब नाभि में चला जाता है तो वहाँ पे संक्रमण होता है। शुरुआत में वहाँ पे सूजन होता है। जब आप सूजन को छुएंगे तो उसको दर्द महसूस होगा, आपको गर्म लगेगा। कुछ दिन के बाद क्या होता है, सूजन में पस बन जाता है, जिसे हम लोग अब्सेस कहते हैं। अब्सेस का इलाज नहीं करेंगे तो कुछ दिन बाद ये बर्स्ट कर जाता है, यानी फट जाता है, उससे पस बाहर आने लगता है। कभी कभी यही इन्फेक्शन अगर आप सही समय पर इलाज नहीं करेंगे तो रक्त में चला जाता है। रक्त में, ब्लड में जाने के बाद वो पूरे शरीर में फैलने लगता है और किसी ऑर्गन में जाके अस्थिर हो जाता है। खास करके जो ज्वाइंट है क्रिएट करता है, इन्फेक्शन पैदा करता है। जब वहाँ पे इन्फेक्शन पैदा करता है तो ज्वाइंट में सूजन हो जाता है। ज्वाइंट में सूजन होने के कारण बच्चे चलता नहीं है। बच्चे को तेज बुखार भी आता है, धीरे धीरे खाना छोड़ देगी। खाना छोड़ने के बाद कमजोर हो जाएगा और अल्टीमेटली बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इसके बचाव के कुछ उपाय बताते हैं जो आप लोग आसानी से अपने घर पे कर सकते हैं। जब गाय भैंस बच्चे देने वाले हो तो उसको साफ जगह में बांधिए, ताकि जो बच्चे दे वो साफ जगह में दे, और बच्चे को साफ जगह में बांधिए ताकि इन्फेक्शन ना हो। जो उसका अम्बिलिकल कॉर्ड है
उसको आप साफ ब्लेड से, नया ब्लेड से काटिए और उसमें एंटीसेप्टिक दिन में 2 बार 3 बार लगाते रहिए ताकि उनमें इन्फेक्शन ना हो। इस तरह से आप बचाव कर सकते हैं। जितना जल्दी संभव हो उतना जल्दी आप पशु चिकित्सक के सहायता से इलाज करवाइए। इसका इलाज भी शुरुआत में बहुत सस्ता और आसान है। डॉक्टर के सलाह से एंटीबायोटिक का प्रयोग कीजिए, एंटीपायरेटिक का प्रयोग कीजिए। अगर आपसे बन गया, जो पशु चिकित्सक हैं उससे इलाज करवाइए। उसमें इंसिजन लगा के पस निकाल देगा और उसका रेगुलर ड्रेसिंग कराते रहेंगे तो इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। अगर आप लेट करेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि यही एब्सेस जो पेट का जो मसल रहता है उसको कमजोर कर देता है, जिससे फिर हर्निया होने की संभावना रहता है। जब एक बार हर्निया हो जाएगा तो फिर आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। समझ लीजिए ऑपरेशन में कितना आदमी में हर्निया हो जाता है तो कितना खर्च होता है। उसी तरह से बच्चे में भी हर्निया हो जाएगा तो आपको बहुत पैसे खर्च करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बाद में प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि शुरुआत में इसका आप बचाव का उपाय कीजिए। जो आसान तरीका है इसको इस बीमारी से बचाने का, वो तरीका अपना के आप बच्चे बच्चियों को इस बीमारी से बचा सकते हैं। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते और उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। चौलाई की उन्नत किस्में व बुवाई विधि पर जानकारी। दुधारू पशुओं का दुग्ध ज्वर रोग से बचाव। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए सदा संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 180042540885। दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। फिर इसी समय कल आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।